दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक पंडे एग्जाम चैनल में। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने भी वो 5 पार्ट नहीं देखे हैं उसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीज़ें बताई हैं। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए और वहाँ से वो 5 क्लास देख सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं आज की। आज हम करेंगे इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। उन क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, कितने तरीकों से हम किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, सारा कुछ हम डिटेल्स में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें आपको ये बोलता है कि एक व्यक्ति है जिसकी इनकम मान लीजिए कुछ भी है, x रुपए है सपोज। वो बंदा अपने आय का 10% दान करता है, 20% रेंट देता है, क्लियर, और 30% अपने बच्चों के एक्सपेंसेस में खर्च करता है। ठीक है, अब उसके पास जो रुपए बचे हैं वो बचे हैं 10,000। तो हमें बताना है कि ये जो बचे मतलब पूरे खर्चे के बाद जो सेविंग बची है वो 10,000 बची है, तो हमें बताना है उसकी इनकम क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आसान होते हैं, हम इन्हें सीधे 100 से मान करते हैं। मान लीजिए उसकी जो इनकम थी वो 100 रुपये थी, 10% उसने दान कर दिया। 100 का 10% अगर दान किया तो 100 का 10% 10 होता है, 10 उसने दान कर दिया, क्लियर। 20% उसने रेंट दे दिया, तो 100 का 20% 20 होता है, तो 20 उसने रेंट दे दिया। और 30% उसने अपने बच्चों के एक्सपेंसेस में खर्च कर दिए, तो 100 का 30% 30 होता है, तो उन्होंने बच्चों पर खर्च कर दिए। तो उसने टोटल जो खर्च किए, जो टोटल खर्च किए एक्सपेंडिचर टोटल जो खर्च हुए वो कितने हुए, 10 + 20 30, 30 30 60 रुपए उसने खर्च कर दिए। तो इनकम जो होती है, जो इनकम होती है वो होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होती है, मतलब हिंदी में अगर बता दें, जो आय होती है वो बचत प्लस जो भी वो खर्च करता है उसके बराबर होती है। तो यहां पे इनकम हमें निकालनी है, सेविंग एक्सपेंडिचर जो है वो 60 है, इनकम हमने 100 मानी थी, तो हमारे पास जो सेविंग होगी कितनी होगी, सेविंग जो हुई वो हो गई 40, क्लियर। ये तो हमारे अकॉर्डिंग 40 आया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 10,000 आया है। तो 10,000 जो है वो 40 के बराबर है। हमसे पूछा है इनकम, इनकम हमने मानी थी 100 की वैल्यू पूछी है, हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, 4 से कैंसिल हो गया, 4 से काटा, ये 25 टाइम्स आएगा, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 25,000 रुपये आया, क्लियर। तो जो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है वो इस तरह से आता है और हम ऐसे अप्रोच करते हैं। हम 100 मान लेंगे, 100 में जो भी खर्च होंगे वो हटाते जाएंगे और बचा जो होगा वो सेविंग हो जाएगा। सेविंग हमें दिया हुआ, तो सेविंग बराबर सेविंग के, तो हमें जो भी निकालना होगा, इनकम निकालना होगा, जिसे इनकम निकालना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमसे पूछ लेता कि एक्सपेंडिचर कितना उसने किया, तो हम क्या करते हैं, 10,000 जो है वो 40 के बराबर है, हमें 60 की वैल्यू पूछी है, तो ये कर जाएगा 2 टाइम्स 20 से, ये 3 टाइम्स, ये 2 से गया 5 टाइम्स, तो हमारे पास आ जाएगा 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 15,000 एक्सपेंडिचर है और सेविंग कितना है, सेविंग 10,000 है, तो इनकम कितना हो जाएगा, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर यानी 25,000, क्लियर। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं चीजों को। तो हमने देखा कि पहले टाइप के क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, क्लियर। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको देगा, जैसे मान लीजिए x रुपए किसी व्यक्ति की आय है, उसने 10% जो है दान कर दिया, क्लियर। रेस्ट का 20%, रिमेनिंग का जो भी उसके पास पैसा बचा, रिमेनिंग का 20% उसने मान लीजिए रेंट दे दिया। सेम क्वेश्चन है लेकिन शब्द वो
न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट क्वेश्चन अलग है। फिर रिमेनिंग का 30% उसने बच्चों के एक्सपेंसेस पे खर्च कर दिए। अब मान लीजिए उसके पास 10,000 रुपए बचे, तो हमें बताना है उसकी आय कितनी थी। देखिए यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि हमने जो वैल्यू ली है वो खुद से मान के ली है, किसी क्वेश्चन को नहीं उठाया, तो यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है। आप उससे नहीं घबराइएगा, आप अप्रोच देखिएगा, हम अप्रोच कैसे लगाते हैं इन सब क्वेश्चनों में। क्लियर? तो हमारे पास जो पहला तरीका है वही 100 वाला, कि हमने माना इनकम जो थी उसकी 100 थी। क्लियर? इनकम 100 थी, उसने 10% जो है दान कर दिया। 100 का 10% होता है 10 रुपए दान कर दिया, तो 10 रुपए चले गए दान में। उसके पास बचे रिमेनिंग 90 रुपए। ये 10 रुपए दान में चले गए, उसके पास बचता है 90 रुपए। 90 रुपए का 20%, 90 रुपए का 20% जो है वो आपका रेंट में चला गया। तो 90 का 20% जब निकालेंगे तो 18 होता है। तो 18 रुपए जो है उसने रेंट में खर्च कर दिए। अब उसके पास बचे 90 में 18 घटाएंगे तो 72 आएगा। अब उसके पास जो रिमेनिंग रुपए बचे वो 72 बचे। 72 का जो 30% है वो बच्चों पे एक्सपेंस करता है, तो 72 का 30% निकालेंगे। तो 72 का जब 30% निकालेंगे, आप साइड में निकाल लीजिए। वैसे तो मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, अगर आपने देखा है कि अगर हम यूनिट डिजिट से एक पॉइंट इधर जाते हैं तो वो 10% होता है, उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30% आ जाएगा। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। 72 का 30%, 30/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 21.6, क्योंकि 10 है 21.6 आ जाएगा। तो 21.6 जो है 72 का 30%, 21.06 है, वो खर्च करता है आपका बच्चों के एक्सपेंसेस पे, चिल्ड्रन के एक्सपेंसेस पे खर्च करता है। तो अब उसके पास जो रुपए बचे, उसके पास 72 में का 21.6 घटाएंगे तो 0 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, 1 आ गया, 1 में से गया 0, और यहाँ पे 7 और 2 गया 50.4 रुपए उसके पास सेविंग बची। हमारे अकॉर्डिंग बची 50.4 रुपए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है 10,000। तो हमें अब जो कुछ भी पूछे, अब हमें देखिए 10,000 बराबर है 50.4 के। अगर हमसे पूछता है कि उसकी आय बतानी है, तो आय जो है वो 100 के बराबर है, तो हम 100 का मल्टीप्लाई करके उसकी आय निकाल लेंगे। और अगर हमसे एक्सपेंसेस पूछता है कि उसने कितना खर्च किया, क्लियर, तो 10,000 अपॉन 50.4 जो खर्च किया उसने, हम इसमें अगर 100 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.6 और 49.6 जो है उसने एक्सपेंस कर दिए, तो हम 49.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ये एक्सपेंस आ जाएगा, ये हमारा इनकम आ जाएगा। क्लियर? आप यहाँ फ्रैक्शन से मत डरिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठेंगे तो वहां फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने खुद से वैल्यू मानी है, तो वो वैल्यू सटीक नहीं बैठी और वो वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई। क्लियर? लेकिन आपको यहाँ अप्रोच सीखना है, अप्रोच क्या होगी क्वेश्चंस की। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये है कि उसने 10% रुपए दान कर दिए। तो हमने परसेंटेज की पहली क्लास में आपको फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो। अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से देख सकते हैं। 10% जो होता है वो 1/10 होता है। क्लियर? अब उसने 1/10, 10 में 1 दान कर दिया। 10 में अगर 1 दान कर दिया तो 10 में 1 अगर दान कर दिया तो बचे उसके पास कितने? 9 रुपए बचे। क्लियर? इसी प्रकार से 20% रेंट में गया तो 20% होता है 1/5। तो 5 में 1 रुपए जो है उसने रेंट में दे दिया, यानी कि 5 में 1 रुपए अगर रेंट में दे दिए तो बचे उसके पास कितने? 4 रुपए बचे। इसी प्रकार 30% जो है उसने बच्चों के एक्सपेंसेस पे खर्च कर दिए। 30% की वैल्यू होती है 3/10। 30% की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/10, यानी कि उसने 10 रुपए जो है 10 में 3 रुपए खर्च कर दिए बच्चों के एक्सपेंस, तो बचे उसके पास 7 रुपए। हम क्या करते हैं, जो वैल्यू इधर से कटती है क्रॉस में हम उसे काट देते हैं। यहाँ पे आ गया 5 5 या 25, 250 उसकी आ गई इनकम, और उसने जो बचा है 9 दूनी 18, 18 7 126। क्लियर? उसने 126 रुपए जो है वो सेविंग की है। क्लियर? अब देखिए हमारे पास जो है सेविंग का दिया है 10,000, तो 126
126 और हमें पूछा है 250 की वैल्यू, हम यहाँ से 250 की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें इनकम पूछी है। क्लियर? तो दूसरा तरीका इसको अप्रोच करने का ये है। तो ये आपके पास हो गया करने का दूसरा अप्रोच। तीसरा अप्रोच क्या होगा इसी क्वेश्चन करने का? तीसरा अप्रोच जो होगा, आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो 10% है इसको हमने x% मान लिया। क्लियर? ये 20% ये y% हो गया, ये 30% जो हो गया z% हो गया। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इनकम निकालने का। इनकम इज इक्वल टू सेविंग इनटू 100/100 - x इंटू 100/100 - y इंटू 100/100 - z। क्लियर? आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखते हैं, हम यहाँ पे लिखता हूं मैं आपके लिए, सेविंग कितनी है 10,000 इंटू 100 - x। x में x की वैल्यू अगर हम 10 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 90 इंटू 100/100 - y। की वैल्यू 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। इंटू अगर हम z की वैल्यू यहाँ रखते हैं, z की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 100/z की वैल्यू अगर 30 रखी तो 70। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका इनकम आ जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन को करने के 3 अप्रोच हमने देखे। पहला अप्रोच हमने देखा 100 मान के। दूसरा अप्रोच हमने देखा जो हमने फ्रैक्शन वैल्यू याद की थी पहली क्लास में, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। और तीसरा डायरेक्ट तरीका इनकम निकालने का। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को अप्रोच करने का। जैसे मान लीजिए हमें पता है, सेम क्वेश्चन को हमें पता है 10% जो होता है वो होता है 1/10। क्लियर? 20% जो था वो होता है 1/5 और जो 30% है वो होता है 3/10। जैसे मान लीजिए सेविंग आपका इनकम है, ठीक है, इनकम कुछ भी है, आई मान लेते हैं। 10 में से आपने 1 खर्च कर दिया तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा, वो बचा 9/10। क्लियर? 5 में से आपने 1 खर्च कर दिए, आपके पास रिमेनिंग कितना बचा 4/5। क्लियर? 10 में से आपने 3 खर्च कर दिए, तो 3 खर्च कर दिए तो आपके पास बचा कितना 7 बचा, तो 7/10। क्लियर? और आपके पास ओवरऑल कितना बचा 10,000 बचा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? ये ऊपर चला जाएगा 5 × 10 × 10, ये आपका नीचे आ जाएगा 9 × 4 × 7। क्लियर? तो आपका ये चौथा अप्रोच मैंने आपको बताया। एक ही क्वेश्चन करने के 4 अप्रोच कौन कौन से होते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप वो यूज कीजिएगा। आपको देखना है कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाती है तो आपको ये अप्रोच यूज करना है। और ये वाली अप्रोच, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकल रही है तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला ये लगा सकते हैं आप, और इस 100 मान के भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपके पास 4 अप्रोच है। इस क्वेश्चन को करने की जितने अप्रोच होती है मैंने आपको सारी की सारी बता दी। अब आपको जो पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, यदि A salaries is 60% more than B salaries, then what percentage is B salaries less than that of A? A का वेतन B के वेतन से 60% अधिक है तो हमें बताना है B का वेतन A के वेतन से कितने % कम है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि A मान लेते हैं, यहाँ पे B मान लेते हैं। B का वेतन अगर हम 100 मान लें तो 100 से 60% अधिक है, तो 60% अधिक है तो 100 का 60% 60 हमने जोड़ दिया तो आ गया आपका 160। अब हमसे पूछा B का वेतन A के वेतन से कितने % कम है, तो B का वेतन जो है 60 कम है। अब यह देखिए A के वेतन से 60 कम है 160 से, इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0 0 कैंसिल किया
2 से काटा 3 टाइम्स, ये आ गया 8 टाइम्स, ये आपका आ गया 300/8, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37.5। इस करने को पहला तरीका है जो बिल्कुल बेसिक है, जो जल्दी आ भी जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि 60% जो है, 60% जो है, आपको हमने बताया है कई बार कि 60% जो होता है वो होता है 3/5। अब 3/5 बताया है, तो अगर 60% अधिक है, अगर 5 में 3 अधिक है, इसका मतलब अगर बी की सैलरी 5 है तो ए की सैलरी कितनी हो गई, 8 हो गई। अब हमें बताना है कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है, 3 कम है 8 में, और 3/8 आपको हमने फ्रैक्शन वैल्यू याद कराया था, वो 3/8 जो होता है 37.5% होता है। क्लियर? तो बेसिक क्वेश्चन को आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, चाहे फ्रैक्शन से करिए चाहे परसेंटेज से करिए, आपका आंसर लगभग लगभग सेम समय में ही आता है। तो कोशिश करिए कि जल्दी करने का। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। विल 25% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी एंड रेस्ट टू हिज फैमिली, व्हाट परसेंट ऑफ द वेल्थ विल टू चैरिटी डज द फैमिली गेट? मैन जो है, एक आदमी जो अपनी संपत्ति का 25% दान करता है, बाकी अपने परिवार को देता है। उसने ये बोला है कि परिवार को जो वसीयत में दी गई संपत्ति है का कितना प्रतिशत दान के लिए मिलता है। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई कुछ नहीं करना है। मान लीजिए उसकी सैलरी 100 थी, 25% उसने दान में दे दिए, तो 100 का 25 उसने दान में दे दिए, बाकी बची सैलरी उसने वसीयत में दे दी। वसीयत में कितनी दे दी उसने सैलरी? 75 दे दी। अब हमसे पूछा दान में दी गई जो राशि है वो वसीयत में दी गई राशि का कितना परसेंट है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये 3 टाइम्स है, यानी कि 1/3 है। 1/3 जो होता है वो 100 हो गया, यानी कि 33 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर जिसको नहीं समझ में आया मैंने कैसे लिख दिया, तो देखिए जो 25 है वो 75 का कितना परसेंट है, तो इसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, 25 × 100/75, जो भी हमारा आंसर है 25 से काटा 3 टाइम्स 100/3 बोले तो 33 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आप परसेंटेज अप्रोच लगाना चाहते हैं या फ्रैक्शन अप्रोच लगाना चाहते हैं, ये अब आपके ऊपर है। हमारे हिसाब से आप फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो आप फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी लगाएंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि राम अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है तो श्याम अगर 1540 में बचाता है तो राम की बचत क्या है? Ram saves 40% of his salary, whereas Sam saves 20%. If both get equal salary, Sam save 1540. Then what is the saving of Ram? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम राम है और एक बंदा श्याम है, राम की सैलरी अगर हम 100 मान ले तो वो 40% सेव करता है, तो खर्च कितना करेगा? अगर ये इनकम मान ले, ये सेविंग मान ले, ये एक्सपेंडिचर मान ले, तो वो कितना खर्च करेगा? 86 खर्च करेगा। अगर श्याम की सैलरी 100 है और वो 22% बचाता है, तो वो जो खर्च करेगा वो कितना करेगा? 78 खर्च करेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में दिया इन दोनों को वेतन समान मिलता है, तो हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी समान वेतन मान रखा है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। श्याम 1540 बचाता है, श्याम 1540 बचाता है, यानी कि 22 की वैल्यू हमें दी है, हमारे अकॉर्डिंग 22 बचाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1540 बचाता है, तो 22 बराबर है 1540 के, 22 बराबर है 1540 के। हमसे पूछा है राम की बचत क्या है, यानी कि राम की बचत 14 हमसे पूछा है, तो हम सिंपल सा निकाल लेंगे। हमने बार बार आपको रिपीट करता हूं कि जो दिया जाता है उसे नीचे लिखते हैं, जो पूछा जाता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। अब हम आसानी से सॉल्व करेंगे। 11 दूनी 22, 11 से काटो 11 बन जाए 11, और 4 आ गया 44, यानी 14 आ गया। 2 से काटा तो 77 आ गया। 14 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 98, और 0 1 लग जाएगा, 980 आपका आंसर आ जाएगा, कि यानी कि राम की जो बचत है वो 980 है। क्लियर? इन सब क्वेश्चन को जैसा आपका क्वेश्चन कहता जाए आप वैसा करते जाइए, अलग से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ फ्रैक्शन बनाने चले जाएं। जो सिंपल वैल्यू हैं उनको फ्रैक्शन में बनाने की जरूरत नहीं है। जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है सिर्फ उसी को फ्रैक्शन में बनाने की कोशिश कीजिए। आपको 14% को जब तक आप फ्रैक्शन में बनाएंगे, जब तक 22% को फ्रैक्शन में बनाएंगे, तब तक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है सिर्फ उन्हीं को फ्रैक्शन से करिए, बाकी को एज इट इज करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A man saves of 20% of his monthly income. If his expenditure increases by 20% due to inflation, then he can save only 20 रुपए per month. Find his monthly income. क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। मासिक आय का 20% बचाता है। जैसे मान लीजिए उसकी इनकम 100 थी तो उसकी सेविंग 20 है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 80, क्योंकि सेविंग में इनकम में सेविंग घटाएंगे तभी एक्सपेंडिचर आएगा। अब उसका खर्च जो है 20% बढ़ जाता है, इसका 20% बढ़ जाता है। 20% क्या होगा? 8 का 20%, 8 का 20% 16 होगा। आप निकाल भी सकते हैं साइड में। 20% होता है 1/5, इससे काटेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 रुपए उसका खर्चा बढ़ जाता है, यानी 16 अगर इसमें बढ़ा देंगे तो आपका जो खर्चा हो जाएगा वो 96 हो जाएगा। इनकम में कोई आपको इनकम में कुछ नहीं दिया कि बढ़ी है कि घटी है, तो इनकम हम सेम मानेंगे, तो आपका सेविंग कितना बचेगा? सेविंग जो है वो आप इनकम एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो आपका अच्छा 4 आपकी सेविंग बची। अब हमें बता रहा है कि क्वेश्चन जो है प्रति माह केवल 20 बचाता है। हमारे अकॉर्डिंग 4 बचता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 बचता है, तो 4 बराबर है 20 के। अब हमसे जो कुछ भी पूछा हम निकालेंगे। उसका मासिक आय पूछा है, तो मासिक आय कितना है? 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से काटा 5 टाइम्स, यानी उसकी जो मासिक आय आ जाएगी वो 500 आ जाएगी। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो इनसे क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी and the expenditure of A is equal to the 60% of B expenditure. If A's income is equal to 70% of B expenditure, what is the ratio of saving A and B? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A की आय B की आय से 60% कम है और A का व्यय B के व्यय के 60% के बराबर है। यदि A का आय B के व्यय का 70% के बराबर है तो A और B के बचत का अनुपात बताना है। देखिए यह हमने मान लिया A, यह हमने मान लिया B। A की जो इनकम है, एक ही जो इनकम है बी की आय से 60% कम है। 60% की वैल्यू हमने याद की है, कितनी होती है? 3/5, यानी कि 5 में 3 कम है, यानी कि अगर बी की आय अगर 5 मान ले, 3 कम है, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर? एक ही जो इनकम हो जाएगी 2 हो जाएगा। दूसरा बोला है ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है। यहां पे व्यय एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पे बोला है बराबर है, कम नहीं बोला है, यानी कि जो 5 है, 5 का जो 60% होता है वो 3 होता है, यानी कि जो B का अगर व्यय 5 है तो जो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? वो आ जाएगा 3। क्लियर? अब हमें बोला है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए। ए का व्यय, ए की आय, ए की जो इनकम है वो B के व्यय के 70% के बराबर है। ए की जो इनकम है वो B के एक्सपेंडिचर के 70% के बराबर है। ए का जो इनकम है कितना है? 2 है, और जो बी का एक्सपेंडिचर कितना है? 5 है। इन दोनों का जो रेशियो है, आप इन दोनों का जो संबंध दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि बी का जो व्यय है, मतलब जो 5 है, इसका 70% 2 है। अगर हम इसको अलग से लिखें, यानी कि बी का जो एक्सपेंडिचर है और ए की जो इनकम है, अगर बी की एक्सपेंडिचर 100 है तो ए का इनकम कितना है? इसके 70% के बराबर है, यानी कि 70 के बराबर है। तो 0 0 कैंसिल, यानी कि बी का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो ए के इनकम से रेशियो है वो कितना है? 10:7 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है 2:5 दिया हुआ है। अब इसे हम 10:7 में कैसे बदलेंगे? देखिए, जब भी कोई रेशियो दिया होगा, अगर हम उसको मनचाहे रेशियो में बदलना है, मतलब मीन्स अगर ये 2:5 है, अगर उससे हम मनचाहे रेशियो 10:7 में बदलना चाहते हैं तो पहले हम उस रेशियो को बराबर करना पड़ेगा, पहले हमें उन वैल्यू की बराबर करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई रेशियो है, मान लीजिए 2:3, उसे हमें बदलना है 5:6 में। क्लियर? अब हम इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए, इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। इससे बेहतर है कि हम इसे बराबर कर लें। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 6:6। क्लियर? अब हम इसमें इसको 5:6 में बदलना है, तो हम इसमें सिंपल सा 5 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 30 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। तो ये जो रेशियो है 5:6 में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो हमें रेशियो मनचाहे रेशियो लाने के लिए हमें पहले उसको बराबर करना पड़ता है। तो पहले जो हम इन वैल्यू को बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे,
इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो ये 10 हो जाएगा। अगर हम इसमें करेंगे तो हमें पूरे में करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों का रेशियो दिया हुआ है और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी तो हमें इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब हमें इसे रेशियो किस में बदलना है? 10:7 बदलना है। तो हम इसमें सिंपल सा है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो रेशियो है वो आराम से 10:7 में बदल जाएगा। तो हम 35 का मल्टीप्लाई करें तो 35, अगर हम फिर से लिख दें इनकम, एक्सपेंडिचर ए और बी, अगर हम 35 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आपका आ जाएगा 70 आ जाएगा। यहाँ पर 35 का मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 175। क्लियर? इसमें अगर हम 20 का मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसमें अगर हम 20 का मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आ जाएगा 100। तो अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है ए और बी की बचत का अनुपात क्या करना है। तो हमारे पास जो है सेविंग निकालना है। तो ये 70 इनकम है, 60 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 10 बचाएगा। ये 175 खर्च कर इनकम है उसकी, 100 खर्च करता है, तो बचाएगा कितना? 75। और हमसे इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, तो हम निकालेंगे, 5 से काटेंगे तो 2:15 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये सब आपको करने की जरूरत नहीं, ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधे वैल्यू बराबर करके 10 से मल्टीप्लाई करके 7 से मल्टीप्लाई करके उसे 10:7 में चेंज कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसके आय में 12% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने % की वृद्धि होती है? इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, हमने माना एक्सपेंडिचर और यहाँ पर आना सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है 5:3 है। अगर हम इस रेशियो को जोड़ेंगे तो 5 + 3 जोड़ा तो हमने क्या आ गया? 8 आ गया। हमारे पास जो 8 आया वो इनकम आ गया, क्योंकि इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब यहाँ पे हमें दिया है 12% और 15% दिया हुआ है। इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम दशमलव से बचना चाहते हैं, पॉइंट वैल्यू से बचना चाहते हैं। क्लियर? आय में 12% की वृद्धि हुई, इसमें अगर 12% का इंक्रीमेंट हुआ तो हमें पता है कि 800 का 12% होता है 96 बढ़ जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 896 आ जाएगी। क्लियर? व्यय में 15% की वृद्धि हुई, इसका 15% अगर आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 75 बढ़ जाएगा, यानी कि 575 आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो आपको नई सेविंग निकालनी है, तो नई सेविंग निकालने के लिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाना पड़ेगा। 6 में से 5 गया 1, क्लियर? 9 में से 7 गया 2, क्लियर? और 8 में से 5 गया 3, आपके पास आ गया 321। यानी जो पहले सेविंग थी वो 300 थी, अब जो सेविंग है वो 321 है। 21 का इंक्रीमेंट हो गया, किसमें हुआ? 300 में हुआ। 21/100, 21 × 100/300, 0 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 7%। क्लियर हो गया? 7% आपका आंसर आ गया। अब इसी मेथड में अब समय कैसे बचा सकते थे? आप समय ऐसे बचा सकते थे कि आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी, 896, 575, 321 ये निकालने की जरूरत आपको नहीं थी। आप क्या कर सकते थे? सिंपल कि आपने देखा कि 12% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 96 इंक्रीमेंट हुआ और इसमें 75 इंक्रीमेंट हुआ, तो जो इंक्रीमेंट हुआ आप उसी में अंतर निकाल लेते। 96 - 75 इज इक्वल टू आ जाता है आपका 21, और 21 का इंक्रीमेंट हुआ सेविंग में, किसमें हुआ? 300 में। तो आप आसानी से ये फॉर्मूला लगा के 7% आप आंसर लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि जो फर्क पड़ा वो इंक्रीमेंट के कारण ही फर्क पड़ा। तो हम सिर्फ इंक्रीमेंट में ही फर्क देख के ही सेविंग में कितना फर्क आया हम वो देख सकते थे। इसलिए इस मेथड में हम और भी समय बचा सकते हैं। क्लियर? इसका जो तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड है, पहला मेथड हमने आपको डिटेल्स में बताया, दूसरा मेथड आपको बताया कि इसमें आप समय कैसे बचा सकते थे, और तीसरा मेथड हम आपको बताते हैं एलिगेशन वाला जो मेथड है वो हम एलिगेशन में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक अप्रोच जान लेते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सपेंडिचर है, ये आपका सेविंग है,
एक्सपेंडिचर आपका 5:3 दिया हुआ है। तो जब भी हम एलिगेशन वाले क्वेश्चन करते हैं तो एक तरफ लिखते हैं एक्सपेंडिचर, एक तरफ लिखते हैं सेविंग, बीच में आपकी आती है इनकम। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग में जो रेशियो दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है, और हमें बोला है कि आय में 12% की वृद्धि हुई, 12% की वृद्धि हुई आय में, व्यय में वृद्धि हुई 15% की, 15% की वृद्धि हुई एक्सपेंडिचर में। यहाँ जो आता है इन दोनों का डिफरेंस आता है, तो 15 में से 12 गया। अभी आपने जिन्होंने एलिगेशन नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, एलिगेशन में हम डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक अप्रोच बता देते हैं कि यहाँ इन दोनों में जो इन दोनों में यहाँ डिफरेंस आता है और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है यहाँ आता है। तो 15 में से 12 गया 3, 15 में से 12 गया 3 आ गया, तो 3 बराबर है 3 के, तो 5 बराबर किसने होगा, 5 बराबर होगा 5 के। और ये जो 12 होता है, ये जो 12 होता है जो बीच में दिया होता है, ये जो 12 है ये इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है। मतलब अगर ये 15 12 से बड़ा है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 12 से छोटी आएगी, यानी 5 जो है हम यहाँ 12 में माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7%। क्लियर। ये जो बीच में जो वैल्यू होती है, जब एलिगेशन आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये जो बीच की जो वैल्यू होती है ये इन दोनों का एक तरह से एवरेज होती है। एवरेज कभी भी दोनों की वैल्यू के बीच में आता है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के बीच में आता है। एक तरह का एवरेज होता है, परफेक्ट एवरेज नहीं होता है, लेकिन एक तरह का एवरेज होता है, वो बीच में ही हमेशा और हमेशा उन दोनों वैल्यू के आएगा। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन अप्रोच से कैसे कर सकते थे आपने देख लिया है। हमने आपको तीनों अप्रोच बताई है, जो आपको बेहतर लगे वो आप इस्तेमाल कीजिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the monthly salary of A and B are the same. A, B and C donate 10%, 8% and 9% respectively of their monthly salary to charitable trust. The difference between the donation of A and B is 400 and total donation by A and B is 900 more than that of C. What is the monthly salary of C? इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जो लैंग्वेज में बड़े होते हैं, उनको आप सिंपल से क्या करिए, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए आप वैसा वैसा करते चले जाइए, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे इसमें दिया है ए और बी का मासिक वेतन समान है, तो ए और बी का कुछ भी मासिक वेतन होगा वो समान है, कोई दिक्कत नहीं है। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का 10%, 8%, 9% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान करते हैं। तो ये जो है दान करते हैं, 10% दान करता है, ये 8% करता है, ये 9% करता है। क्लियर। अब बोला ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 है। आप हमें ये बताइए कि अगर हम मान ले यहां पे दिया है मासिक वेतन समान है, तो अगर हम x रुपए मान ले, इसकी भी मासिक वेतन इसकी भी मासिक वेतन, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 2% है, यानी कि x का जो 2% है वो 400 के बराबर है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि a और b के दान के बीच का अंतर 400 है। ठीक है। तो x का जो 2% है, x का जो 2% है वो 400 के बराबर है, तो हमारे पास आ गया 200। x की जो वैल्यू आ गई आपके पास आ गई 20,000, यानी जो 20,000 है वो ए और बी का मासिक वेतन है, ए और बी का मासिक वेतन है। अब हमें दिया है, आप यहाँ x नाम मानकर क्या कर सकते थे, 2% बराबर दिया है 400 के, तो हम 100% वैल्यू निकाल लेते तो भी हमारा ए और बी का मासिक वेतन आ जाता है, जो हम करते चले आ रहे हैं काफी समय से। क्लियर। अब हमें दिया है ए और बी द्वारा कुल दान, ए और बी द्वारा कुल दान कितना है, ये 20,000 का 10% देता है, ये 20,000 का 8% देता है, तो 20,000 का यानी 20,000 का 10% कितना हो गया 2,000। ए जो है 20,000 का 10% 2,000 देता है, और बी जो है 8% देता है, यानी कि 1,600 रुपए दान देता है 20,000 का 8%। तो इसको जब ऐड करेंगे अब कितना आ गया 3,600 आ गया। ये बोला है ये जो दान है ये सी से 900 अधिक है, सी से 900 अधिक है, यानी जो सी का दान है इससे 900 कम है, 900 कम है, यानी कि सी का जो दान है वो 2,700 रुपए हो गया। क्लियर। अब हमें बोला है सी का मासिक वेतन क्या है, सी जो है अपनी सैलरी का 9% दान देता है, यानी कि जो 9% है वो 2,700 के बराबर है, और हमें पूछा है 100% की वैल्यू, और जो सी की सैलरी कितनी है, तो आप सिंपल से क्या करेंगे 2,700 जो है वो 9% के बराबर है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 से काटा 3 टाइम्स, तो आपके पास आ गया
ये आ गया 30,000 रुपए सैलरी आ गई सी की, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि एलिगेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया था। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो बाकी आपके पास बेसिक मेथड तो है ही। रेनू सेव 20% ऑफ हिज इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, इनकम इंक्रीज बाय 29%, देन हर सेविंग इंक्रीज बाय। रेणु जो है अपनी आय का 20% बचाती है। रेणु जो है अपनी आय का 20% बचाती है, यानी कि सेविंग जो है वो 20% है, तो जो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो आ गया वो 1:4 आ गया। तो क्लियर? तो हम जो एलिगेशन मेथड जो किया था सेविंग और एक्सपेंडिचर, एक जगह लिखते हैं सेविंग, एक जगह लिखते हैं एक्सपेंडिचर, 1:4 आ गया। क्लियर? अब हमें बोला है उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, व्यय में 20% की वृद्धि हुई। क्लियर? आय में 29% की वृद्धि होती है, हम आय लिखते हैं 29 बीच में लिखते हैं, इसका डिफरेंस किया तो 9 आ गया, 9 बराबर है 1 के, तो 4 बराबर है 36 के। अब हमने ये बताया था ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है इन दोनों के बीच में आती है, इन दोनों के बीच में आती है। अगर ये वैल्यू कम है 29 से, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 29 से अधिक आएगी, तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे, तो आपका जो आ जाएगा 6, 6 में से 9, 6 और 9 15, 5 1 कैरी हो गया, तो 336 आ गया, 65% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो एलिगेशन से इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। लेकिन अगर जिन्होंने एलिगेशन नहीं समझ आ रहा है उनके लिए मैं आपको 100 वाला जो तरीका था वो बता देता हूँ। क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए रेनू जो है 20% बचाती है, 20% बचाती है, तो हमें पता है 20% कितना होता है, वो होता है 1/5। तो जो रेनू है 5 में 1 बचाती है, यानी इनकम जो है उसकी अगर 5 है तो 1 की बचाती है, यानी सेविंग 1 करती है, और एक्सपेंडिचर जो है वो 5 में 1 गया यानी कि 4 करती है। अब हमने सिंपल सा बताया था कि आपको परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए पॉइंट से बचने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 500, 100, 400। अब आपको दिया है कि व्यय में 20% की वृद्धि, व्यय में 20% की वृद्धि, तो व्यय में 20% की वृद्धि यानी 400 का 20% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 80 बढ़ जाएगा। क्लियर? आय में 29% की वृद्धि, 29% की वृद्धि यानी 29% का निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 145। क्लियर? तो 145 बढ़ गया और यहाँ पे बढ़ गया 80, तो ओवरऑल फर्क जो पड़ेगा सेविंग में, तो 145 में 80 घटा देंगे तो आपका बचेगा 5 और 14 है यहाँ पे, तो 14 में 8 गया 6, यानी कि 65 आ गया। हमने यहाँ पे क्या किया, इनकम जो बढ़ा हुआ इनकम था और जो बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर था उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास बढ़ी हुई सेविंग आ गई, और जो बढ़ी हुई सेविंग है वही आपको निकालना था। तो 65 बढ़ गया 100 में, तो 65 अगर बढ़ गया 100 में तो हमें निकालना है 100 में कितना होगा, तो आप कैंसिल कर देंगे 65%। वैसे आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो 100 में जो भी वैल्यू होती वही उसका परसेंटेज होता है, यानी कि 65 बढ़ गया 100 में तो वो 65% इनकम बढ़ गई। क्लियर? तो दोनों अप्रोच आपने देख ली, इसमें आपको जो बेहतर लगे आप वो यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में करने को देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, आप एलिगेशन मेथड यूज कीजिए और हमें कमेंट में इसका आंसर बताइए। मैं अगले वीडियो में अगर आप पूछते हैं इस क्वेश्चन को तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में आप इसका आंसर बताइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। क्लियर? अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन कुड सेव 10% ऑफ हिज इनकम बट 2 years later when his income increased by 20% he could save the same amount only as before, by how much percentage has his expenditure increased? एक व्यक्ति अपनी आय का 10% बचा सकता है, लेकिन 2 साल बाद जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो पहले की तरह ही उतनी राशि बचा सका, तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई? तो ये लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, जैसा कहता जाए आप वैसा करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे हमें बोला है कि वह अपनी आय का 10% बचा सकता है, यानी कि 10% बचा सकता है, यानी सेविंग्स की 10% हो गई, इनकम उसका हो गया 100, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 90। क्लियर? अब उसने बोला 2 साल बाद 2 years later उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, इनकम में 20% इंक्रीमेंट हुआ, 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% 20 बढ़ गया तो आपका आ गया 120। क्लियर?
लेकिन वो ये कह रहा है ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, वो उतना ही रुपए बचा रहा है जितना वो पहले बचाता था, यानी कि वो 10 रुपए ही बचा रहा है। क्लियर? तो अब 10 रुपए बचा रहा है 120 में, तो 110 रुपए वो खर्च कर रहा है। तो अब ये बोला है कि एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो पहले एक्सपेंडिचर था 90, अब एक्सपेंडिचर 110, कितने का इंक्रीमेंट, 20 का इंक्रीमेंट किस में, 90 में। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 22/9%। ये हमने डायरेक्ट कैसे निकाल लिया आप बताइए? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो 1/9 होता है वो होता है 1/9%, और यहाँ पे 200 है, यानी 2 का मल्टीप्लाई है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 सही 2/9% आ जाएगा। नहीं तो आप सिंपल से इसको सॉल्व कर लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 9 का 200 में भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 9 का 200 में भाग देंगे तो 9 टू जाए 18, 2 आपका आ गया, 2 आपका बचा तो 20 आ गया, फिर 2 से गया 20, यानी 2/9, तो भी आपका यही आंसर आएगा। आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो कितना जल्दी आंसर आता है आप खुद देख सकते हैं, तो फ्रैक्शन वैल्यू आप जरूर याद कीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक आदमी अपने पैसे का 7.5% खर्च करता है। अब मैंने स्पेंड 7/2 of his percent of his money. After spending 75% of the remaining, he had 370 left. How much money did he have initially? उसके पास प्रारंभिक में कितना पैसा था? तो इसका हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही 3 से 4 मेथड बताए थे। 4 मेथड आपको बताए थे। अब 4 में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, पहला मेथड जो है आपके पास 370 उसके पास सेविंग था, तो हमने एक आपको बताया था सेविंग इंटू 100/100 माइनस एक्स इंटू 100/100 माइनस वाई इंटू 100/100 माइनस जितना भी देता जाए आप आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे 7.5 बचाता है, तो 100/100 माइनस 7.5 इंटू 100/100 माइनस 75 इज इक्वल टू आ जाएगा इनकम के। अब आप इसे सॉल्व कर लिए, 370 इंटू 100 अपॉन कितना जाएगा 92.5 इंटू 100/25। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स हट जाएगा तो 0 बढ़ जाएगा, 25 आपका आ जाएगा 4 जा। क्लियर? 5 से काटा तो 5, 18 5 जा 90 और 2 यानी कि 185, तो 5 से इसको हम काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 200। हमें पता है 37, ये डबल है 185 इंटू 2, तो 2 टाइम्स कट गया तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारे पास आंसर आ गया 1600, उसकी इनकम आ गई। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हमें पता है अगर आप 100 से करेंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत प्रॉब्लम ये आने वाली है कि 100 का 7 1/2 तो निकाल लेंगे, 92.5 बचेगा। जैसे हम मान लीजिए 100 से करना चाहते हैं उसको, तो 100 में 7 1/2 उसने खर्च कर दिया, यानी कि 92.5 बचा। अब उसका 75% उसने खर्च किया, तो अब 92.5 का 75% निकालेंगे आप, तो आपको डिफिकल्टी होगी। तो हमने क्या बोला था कि कर तो आप इसको भी सोच लेंगे, लेकिन यहाँ पे बात आती है टाइम की बात आती है, तो आपको चारों तरीके आने चाहिए। चारों तरीके से आपको अगर आता है तो आप कहाँ कौन सा अप्रोच लगाना है, कहाँ किससे टाइम बच सकता है, आप वो आसानी से देख लेंगे। क्लियर? तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप 100 से मान के सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका हमने आपको बताया था क्या कि 7 1/2 यानी कि 15/2 है ये। अगर 7.5 को सही से लिखा जाए तो ये 15/2 है। इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, 100 को परसेंटेज को 1/100 कर लेते हैं, तो 5 से काटा 3 टाइम्स, 5 से काटा 20 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 3/40। इट मीन्स कि यानी कि 3/40 यानी कि 40 में वो 3 खर्च कर देता था, तो उसके पास जो बचता था वो 37 बचता था। क्लियर? इसके बाद 75% खर्च कर देता था।
75% में पता है क्या होता है, 3/4 होता है, यानी कि 4 में वो 3 खर्च कर देता था, तो उसके पास कितना बचता था, 1 बचता था। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 160 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 37। हमारा 37 दिया हुआ है, जो बचा उसके पास वो 370 के बराबर दिया है। हमसे पूछा है 160 की वैल्यू, आसानी से निकालेंगे। 370 अपॉन 37 इंटू 160, ये जाएगा 10 टाइम्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1600। क्लियर? तो आप कोई भी अप्रोच से जा सकते हैं। हमारा मुद्दा जो होना चाहिए, हमारा जो एम होना चाहिए, कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। जब आप ये देखिए, जब यहाँ पे वैल्यू अगर सही रहेगी, तो अगर आप 100 से भी करेंगे तो भी आपका टाइम बचेगा। तब आप ये मेथड मत लगाइएगा। तो आपको कहाँ कौन सा मेथड लगाना है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। हम मेरा कहने मतलब है ओवरऑल कि आपको सारे मेथड आने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आपको कहाँ कौन सा अप्रोच लगाना है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सेम क्वेश्चन है, आपको कैसे अप्रोच करना है ये देखिए। अमित डोनेटेड 20% ऑफ इनकम टू स्कूल एंड डिपॉजिटेड 20% ऑफ द रिमाइंडर। जहां पे आप शेष का शेष आ जाए, तो आपको इसी टाइप से करना है। इन हिज बैंक, इफ ही इज हैविंग 12,800 नाउ, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ अमित। अमित ने अपनी आय का 20% स्कूल में दान कर दिया है, शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया है। यदि उसके पास अभी भी 12,800 रुपए हैं, तो अमित की आय बताइए। अब अमित ने 20%, हमारे पास सेविंग है 12,800 है इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20 यानी कि 80 आ गए। जब भी रिमाइंडर शेष का शेष वाला क्वेश्चन है, तो आप इस अप्रोच को लगाइए, जल्दी आपका आंसर आएगा। शेष का फिर आपने किया 20%, तो 100 अपॉन 100 माइनस 20 यानी कि 80 आ गया। ये आपके पास आ जाएगा इनकम। इसे आप सॉल्व करेंगे, 80 8 8 जा होता है 64, ये 2 टाइम्स है, 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया 2। आपके पास आंसर आ जाएगा 20,000। देखिए कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है। आप अप्रोच कुछ भी लगा सकते हैं। आप अप्रोच क्या लगा सकते हैं, 20% अगर दान दिया उसने, तो 20% होता है 1/5, यानी कि 5 में 1 का दान किया तो बचा उसके पास 4 रुपए। फिर उसने क्या किया, बैंक में जमा किया 20%, यानी कि 20% बोले तो 1/5, 5 में एक बैंक में जमा कर दिया तो बचा कितना उसके पास 4 रुपए। तो 5 5 या 25, 4 4 या 16, 16 की वैल्यू हमें दी हुई है 12800। आपको 25 की वैल्यू निकालनी, तो ये हम हजारों बार कर चुके हैं। 12800 जो दिया होता है उसे नीचे लिखते हैं, जो पूछा होता है उसे ऊपर लिखते हैं। ये काटेंगे 8 टाइम्स आ जाएगा, तो 25 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आता है, और 2 जीरो अलग से है, तो 20,000 आपका आंसर आ गया। तीसरा अप्रोच क्या कर सकते हैं, आप 100 मांग के कर सकते हैं। 100 में 20% जो है उसने दान कर दिया, यानी कि 20% बोले तो 20 दान कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 80 बचा। 80 का भी 20% उसने बैंक में जमा कर दिया, 80 का 20% बैंक में जमा कर दिया, तो 80 का 20% जब भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, यानी 16 माइनस हो जाएगा। 16 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 64 आ जाएगा, तो 64 आ जाएगा, यानी उसके पास 64 रुपए बचे। 64 की वैल्यू है तो आपके पास 12800 है, तो 12800 जो है 64 की वैल्यू है। हमसे पूछा है 100 की वैल्यू, मतलब उसके पास इनिशियल कितने रुपए थे, तो आप निकाल लेंगे, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20,000। आप किसी भी अप्रोच से करिए, आपका आंसर सेम आएगा। बस आपको ये देखना है कि समय किसमें बच सकता है आपका, जो आपको बेहतर लगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप उसी को एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये सारे मैथड पसंद आ रहे हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज आप चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो चाहते हैं कि बेसिक से एडवांस उनको एक जगह पे मिल जाए, एक चैनल पे मिल जाए, तो आप उनको जरूर शेयर करिए। चलिए करते हैं आखिरी क्वेश्चन। अ मैन डोनेट 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी एंड 30 and 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रिस्पेक्टिवली। द रेस्ट ही डिवाइड इक्वली बिटवीन द हिज 3 डॉटर। One of which daughter get 42 lakh as her share. What was the man's wealth? हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने धन का 30% दान में देता है, शेष धन का 30% 25% का हिस्सा उसकी पत्नी और पुत्र को दिया जाता है, बाकी को वह अपनी 3 बेटियों में बराबर बांट देता है। उनकी एक बेटी को एक हिस्से में 42 लाख रुपए मिलते हैं, तो आदमी की संपत्ति क्या है। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। पहला अप्रोच जो है, आपके पास 30% दान देता है। 30% जो होता है आपको पता है 3/10 होता है। क्लियर? यानी कि 10 में वो 3 का दान कर देता है, उसके पास बचे कितने रुपए, 7 रुपए बचे। 30% और 25% जो है
शेष धन का एक इकट्ठे बोल दिया तो हम इसको जोड़ सकते हैं, यानी कि शेष धन का 55% जो है वो अपनी पत्नी और पुत्र को बांट देता है। 55% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलें, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 से काटा 11 टाइम्स, यहाँ पे काटा 20 टाइम्स, तो 20 में 11 उसने जो है वो क्या किए, दान मतलब कि अपने पत्नी और पुत्र को दे दिया, तो बचा उसके पास कितना, 9 रुपए बचा। अब देखिए ये हमने मल्टीप्लाई किया तो 200, यहां हमने मल्टीप्लाई किया 63, क्लियर। उसके पास 63 बचा। 63 में उसने क्या किया, बराबर बराबर अपने तीनों बेटियों को बांट दिया, बराबर बराबर अपने तीनों को बांट दिया। तो यानी 63 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 21, यानी एक पुत्री को 21 मिला। हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला 42 लाख, तो 21 जो है वो 42 लाख के बराबर है, क्लियर। तो हमें पूछा है 200 की वैल्यू, मतलब जो उसकी ओवरऑल जो संपत्ति थी वो पूछी है। तो सिंपल सा है 42 लाख अपॉन 21 जो दिया जाता है और जो पूछा जाता है उसे 200, तो इसे हम काट दिए 2 टाइम्स, तो आपके पास आ गया 400 लाख रुपए उसके पास थे, क्लियर। ये था इसका क्वेश्चन का पहला अप्रोच, क्लियर। दूसरा अप्रोच क्या है कि देखिए सब कुछ देने के बाद, अपने पत्नी पुत्र और दान में देने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, उसके पास बचे 42 लाख। उसने एक बेटी को दिया, उसको 3 बेटी को देने थे, यानी कि उसके पास इतने रुपए बचे। अब इतने रुपए बचे तो ये 42 इंटू 3 ये सेविंग हो गया, इंटू 100 अपॉन वही वाला फॉर्मूला जो हम बार बार लगा रहे हैं, सेविंग इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। 30% 100 माइनस 30 यानी कि 70 आ गया, और 100 माइनस 55 दिया है यहाँ उसने, 100 माइनस 55 यानी कि आपका आ गया 45। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो 3 से काटा 45 यानी 15 टाइम्स आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटा यहाँ पे आपका आ गया 6 टाइम्स, 15 से काटा 60 को तो 60 यानी कि 4 टाइम्स आ गया, तो आपके पास आ गया 400। और आंसर जो है वो लाख में आ रहा था, मतलब जो ये 42 है ये लाख में था, तो आपका जो आंसर भी आएगा वो 42 लाख में आएगा, क्लियर। तो आपने देखा कि हमने क्वेश्चन को कितने अप्रोच से किया। आप हर अप्रोच से क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपका समय बचना चाहिए, मेरा मेन एम ये है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बच्चे पेड क्लासेस में फीस ना दे सकते हैं उनको यहाँ पे फ्री में केवल इंटरनेट की सुविधा से मात्र से ही उनको यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे मिल जाए। तो आप प्लीज उनकी मदद कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जब जरूरत हो तब बाहर निकलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।